हेलो दोस्तों, स्टडी आई क्यू पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नीरज है और हम इस लेक्चर सीरीज में पढ़ रहे हैं इंडियन आर्ट और कल्चर, भारतीय कला और संस्कृति। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक। ये हमारा पाठ्यक्रम है, दृश्य कलाएं, निष्पादन कलाएं और मिश्रित कलाएं। और हम इसमें से कंप्लीट कर चुके हैं नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य दोनों, और भारतीय कठपुतली। और आज का जो हमारा विषय है दैट इज शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक। सो शास्त्र जो संगीत को हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो इसको जो विभाजित किया जाता है वो दो तरीके से विभाजित किया जाता है। पहले को बोलते हैं शास्त्रीय संगीत, दूसरे को बोलते हैं लोक संगीत। शास्त्रीय संगीत में क्या होगा कि कुछ नियम होंगे, आपको जो नियम फॉलो करने होते हैं। और जो लोक नृत्य है उसमें ऐसे कुछ जटिल और नियम नहीं है जो फॉलो करने होते हैं। ये कुछ जो लोक कलाएं हैं, लोक फेस्टिवल्स हैं, जो त्योहार हैं, या फसल काटने के बाद जब लोग जश्न मनाते हैं, तो उन सारी चीज़ों के मिश्रण से तो कुछ पार्ट इनका इन्होंने क्लासिकल संगीत से उठाया, शास्त्रीय संगीत से। और कुछ भाग जो है वो लोकल, जो स्थानीय कारकों से निर्मित हुआ। तो अगर आप शास्त्रीय संगीत की बात करें तो इसमें नियम बहुत ही कड़े हैं, लोक नृत्य में नियम कड़े नहीं हैं। ओके। शास्त्रीय संगीत में क्या होता है कि इसमें आपको एक गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। 4 से 5 साल आप बोल सकते हो कि आपको सीखना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो रूल्स हैं आपको वो फॉलो करने ही करने हैं। हाँ, उनमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपका कि वो हिंदुस्तानी संगीत है या कार्नाटिक संगीत है। जबकि लोक संगीत जो है, लोक गीत जो है, वो समय के अनुसार बदलता रहेगा। क्योंकि जैसी ही नई पीढ़ियाँ आएंगी, उनके जो ट्रेडिशंस हैं, जो उनके जो त्योहार हैं, जो जनरेशन है, जो चेंज होंगी, तो समाज में अगर चेंज हुआ है तो वो उसका जो वो लोक गीत पर भी प्रतिबिंबित होगा। शास्त्रीय संगीत में हम पढ़ेंगे हिंदुस्तानी संगीत और कार्नाटिक संगीत। और लोक संगीत में हम पढ़ेंगे जैसे ढोला मारू हमारा हो गया। ओके। यदि आप संगीत की बात करें, थोड़ा संगीत के बारे में देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, आज मेरा थोड़ा गला खराब है, थोड़ी कोल्ड भी हो गया, तो प्लीज। संगीत की अगर बात करें, संगीत दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और गीत। गीत का मतलब तो आप जानते ही होंगे, जो गायन के द्वारा जो उत्पन्न किया जाता है। सम मतलब जो अच्छा लगे, तो अच्छा लगने वाला गीत ही संगीत कहलाता है। वैसे शोर, अगर आप शोर की बात करें, जो शोरगुल होता है, नॉइज, तो उसको आप संगीत नहीं बोल सकते, क्योंकि वो कानों को आपके अच्छा नहीं लगेगा। ओके। तो अगर इसकी डेफिनेशन आपको परिभाषा अगर लिखनी है तो परिभाषा आप लिख सकते हैं, वादन के साथ किया गया गान ही संगीत कहलाता है, जिसकी ध्वनि कानों को अच्छी लगे। और जो संगीत भाव जो है उसको उत्पन्न करने वाली ध्वनियों से पैदा होता है। जो संगीत जो है वो भाव उत्पन्न करने वाली, कुछ भाव वहाँ पर निकल कर सामने आएंगे। जैसे हमारा रस, आप जिसको बोलते हो, ठीक है। या तो वो किसी वीर रस के बारे में होगा, या फिर आप वो किसी प्रेम प्रसंग के बारे में होगा, ठीक है, या फिर किसी वियोग श्रृंगार के बारे में होगा। वियोग का मतलब आपको पता ही है, जब नायक नायिका एक दूसरे से दूर होते हैं, ठीक है। तो अगर संगीत को आपको लिखना हो तो वादन के साथ किया गया गान ही संगीत कहलाता है, जिसकी ध्वनि कानों को मधुर लगती है। ठीक है। और संगीत जो है वो भाव उत्पन्न करने वाली ध्वनियों से पैदा होता है। तो ध्वनियाँ तो शोरगुल करने वाली भी हैं, जो शोर करती हैं, लेकिन उनसे संगीत पैदा नहीं होता। ओके। अब कुछ हम ऐतिहासिक साक्ष्य देखते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स। ऐसा माना जाता है नारद मुनि जी ने पृथ्वी पर संगीत का उद्भव कराया। और अ, ये तो यहाँ पर दिया ही गया है। और जो इनका जो कंपोजिशन है, जो इनका बुक है, उसको नादा ब्राह्मण के नाम से जाना गया था। ऐसा बोला था कि ब्रह्मा ने इनको संगीत के लिए बोला था, और फिर जब ये इन्होंने जो परिचय कराया, वो संगीत का परिचय ब्रह्मा जी के बोलने पर ही संगीत का परिचय कराया था। अगर आप इंद्र, भगवान इंद्र की सभा की अगर बात करें, तो आपने नाटकों में भी देखा होगा या किसी पाठ्य पुस्तक में भी पढ़ा होगा। तो उनकी सभा में क्या होता है, गायक, नर्तक और वादकों की उपस्थिति आपको देखने को मिल जाएगी। और उसमें क्या होता था, जो गंधर्व थे, गंधर्व लोग गाते थे, जो अप्सराएं थी वो नृत्य करती थी, और जो किन्नर लोग थे वो वाद्य यंत्र बजाते थे। वाद्य यंत्र होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी के टाइम की बात करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय पर भी कई ऐसे साक्ष्य मिले जिनसे ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भी लोग संगीत से परिचित थे। जैसे कि कई सील मिली हैं, सील्स आपने देखा ही होगा।
हिस्ट्री की बुक्स में। तो सील्स पर क्या है, ढोल बजाते हुए कुछ लोग बनाए गए हैं। तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर जो मनोरंजन के साधन थे उनमें वो ढोल प्रयोग किया करते थे। और एक कांसे की नर्तकी मिली है, कांसा, ब्रोंज, कांसे की एक नर्तकी मिली है। तो वो नर्तकी ऐसे तो नहीं नाचेगी किसी वाद्य यंत्र के बिना, तो कुछ वाद्य यंत्र होंगे तभी वो नृत्य कर पाएगी। ठीक है। तो वो नृत्य करेगी, उसके पीछे कुछ रीजन रहा होगा, और वो जो कारण होगा उस कारण को आप बोल सकते हैं संगीत। क्योंकि संगीत के कारण ही वो नृत्य करती है, और उसका जो चित्रण हमें मिला है इसमें, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी लोग संगीत से परिचित थे। अब फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं, वैदिक काल की बात करते हैं, ऋग्वैदिक काल की। तो वैसे तो जो ऋग्वेद हमारा जो था, ऋग्वेद, तो ऋग्वेद के जितने भी श्लोक थे, उनको जो जब उनका गायन किया गया, गायन करने के लिए जो रूल्स और रेगुलेशन जो थे वो सामवेद में बताए गए थे। तो सामवेद को आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो गायन, जो ऋग्वेद का जो गायन है वो सामवेद में समाहित किया गया है। तो इस ग्रंथ में क्या बताया गया, इस ग्रंथ में देवताओं की स्तुति करते हुए गाए जाने वाले मंत्रों का वर्णन है। तो सबसे पहले जो लिखित वर्णन जो मिला वो साम वेद में मिला है। और राग के सभी 7 नोट, नोट मतलब जो स्वर हैं हमारे, उनको सामवेद में बोला गया है करहर प्रिया, सारे गामा पाना वाला जो है उसको बोला गया है करहर प्रिया। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो साक्ष्य है, जो हर जगह चलेगा। यदि आप डांस की बात करें जो हमारा नृत्य है, फिर आप संगीत की बात करें, या फिर आप नाटक की बात करें, हर जगह आपको मिलेगा नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र को किसने लिखा था, भारत मुनि ने। ठीक है। तो नाट्यशास्त्र में 6 रागों का वर्णन किया गया है। राग मैं आपको बताऊंगा बाद में राग होते क्या हैं, तो बस इतना ध्यान रखो, उसमें 6 राग बताए गए हैं। और विभिन्न वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्रों को बजाने, छंद, लय और ताल का वर्णन किया गया है। ठीक है। छंद जो मतलब जिनकी कविता जो गाई जाती है। ठीक है। लय और ताल का मतलब आपको पता ही होगा, जिनसे एक मधुर ध्वनि निकाली जा सके, मधुर एक रस निकाला जा सके। ठीक है। और इसमें 22 कीज की बात की गई है, जो नोट्स हैं, और उनको श्रुति बोला गया है इसमें। सॉरी। अब सारंग देव की बात करते हैं। सारंग देव, सारंग देव ने एक रचना लिखी है जिसका नाम है संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर में क्या बताया गया है, 264 राग बताए गए हैं, उत्तर और दक्षिण भारत टोटल दोनों को मिलाकर। ठीक है। और इसमें कुछ माइक्रोटोन्स की बात की गई है। इसकी मुझे हिंदी नहीं मिलेगी, मैं इसको शायद सूक्ष्म टोन या क्या कर सकता हूँ, तो आप देख लीजिए इसको। ठीक है। अब थोड़ा और बुक्स की बात करते हैं, जो किताबें लिखी गई, पुस्तकें लिखी गई। तो मातंग ने एक पुस्तक लिखी वृहददेशी, संगीत के ऊपर। नंदा ने लिखी संगीत मकरंदा, और रामामात्य ने लिखी स्वरमेला कलानिधि, और मेकट ने लिखी चतुर्दंडी प्राक्सिका। ठीक है। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं कि इसने पुस्तक में क्या बताया, बस आप थोड़ा सा राइटर का और बुक का नाम याद रखेंगे तो आपके एग्जाम में अगर आता मिलाने के लिए तो आप उसको कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा गुरुकुल प्रणाली, अभी तक भी हरिद्वार जैसी जगह में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। तो ये एक आश्रम प्रणाली होती थी जिसमें क्या होता था, गुरु शिष्य वहाँ पर रहते थे। और जनरली क्या होता था, जो राजाओं के जो बेटा बेटी या जो उनके वंशज थे, वो लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे। और राजा उन आश्रमों को संरक्षण भी प्रदान करते थे। उनका जो भी वित्तीय जो फाइनेंशियल जो ज़रूरतें हैं, या फिर कुछ एडमिन जो शासनात्मक तरीके से उनको जो भी सहायता करनी है वो राजाओं द्वारा दी जाती थी। और इनमें जीवन बहुत अनुशासित होता था। तो इसमें वो किताबी ज्ञान के अलावा जो भी समाज में उस समय तत्कालीन जो चीज़ें उपस्थित थी, जिसमें संगीत भी था, सो संगीत और वाद्य यंत्रों का जो ज्ञान था वो भी शिष्यों को दिया जाता था। आपने देखा होगा महाभारत में भी ऐसा होता है। ओके। फिर क्या हुआ धीरे धीरे, अगर आप 15वीं शताब्दी के आसपास की बात करें, 14वीं शताब्दी के, तो ईरानी प्रभाव का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे हिंदुस्तानी संगीत पर पड़ा। और इसमें इस्लामी विशेषकर और फारसी जो ईरानी है। तो हुआ क्या कि पहले जो संगीत था, ध्रुपद था। ध्रुपद का इस्लामी और ईरानी के प्रभाव की वजह से 15वीं शताब्दी में बन गया ध्रुपद।
और फिर 17वीं शताब्दी में फिर एक नया संगीत उत्तर भारत में निकल कर आया, ख्याल। ठीक है। और फिर ऐसे ही जो लोक संगीत थे, लोक संगीत देखिए, लोक संगीत में भी कई सारे फैक्टर निकल के आए। उन्होंने अपना कुछ पार्ट शास्त्रीय संगीत से लिया। ठीक है। कुछ पार्ट इन्होंने फिर अपना लोकली स्थानीय तरीके से डेवलप किया, और कुछ पार्ट इन्होंने इस्लामी और ईरानी प्रभाव से प्रेरित रहा। ठीक है। तो सारे लक्षण यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे लोक संगीत के अंदर। तो अगर आपको क्वेश्चन आए मेंस में पूछने के लिए कि ईरानी प्रभाव का भारतीय संगीत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आप बोल सकते हो कि लोक संगीत पर प्रभाव पड़ा, ध्रुपद जो उत्तर भारत के जो क्लासिकल जो शास्त्रीय संगीत थे उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। ठीक है। और घरानों के सिस्टम जो घराना प्रणाली जो निकल कर आई उसके ऊपर प्रभाव पड़ा। बताएंगे हम घराना प्रणाली क्या होती है बाद में। ओके। यदि आपको स्ट्रक्चर संगीत की अगर संरचना, अगर संगीत को समझना है तो थोड़ा सा उसके जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, जो तकनीकी जो शब्द हैं उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ओके। तो यहाँ पर हम तीन वाक्यों की बात करेंगे, तीन शब्दों की बात करेंगे, राग, ताल और स्वर। देखने में छोटे लगते हैं पर इनका मीनिंग बहुत बड़ा है। तो स्वर की बात सबसे पहले हम बात करते हैं। तो प्राचीन टाइम में, पुराने समय में क्या होता था, जो वेदों का जो पाठन था, ये पाठन है, पठान नहीं, पाठन को स्वर कहते थे। ठीक है। जैसे कि जो ऋग्वेद के जो श्लोक थे, अगर उनको उच्चारण उनका अगर किया जाता था तो उच्चारण करने को स्वर कहा जाता था। पर समय के साथ इनका जो चेंज होता गया, इनका जो नाम है, और इनको फिर डिग्री के नाम से जाना जाने लगा, स्केल डिग्री। स्केल डिग्री को बोलते हैं, आप स्वर भी बोल सकते हो। ठीक है। और नाट्य शास्त्र में जैसा हमने बताया 22 नोट्स की बात करी गई है, 22 स्वरों की बात की गई है। अ, यदि आप हिंदुस्तानी संगीत की बात करें तो उसमें सारे गामा पाधानी, ये 7 स्वर हैं। और इनकी थोड़ी सी हम फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। सै से क्या बनता है? सै से बनता है षडज, रै से बनता है ऋषभ, कै से बनता है गंधर्व, मै से बनता है मध्यम, पै से बनता है पंचम, दै से बनता है द्वैत, और नी से बनता है निषादा। और ये इनके संक्षिप्त नाम दिए हैं, शॉर्ट फॉर्म्स दिए हैं। ठीक है। अब षडज का क्या मतलब होता है? षडज का मतलब होता है शक्तिवर्धक। ठीक है, टोनिक जिसको बोलते हैं, जिससे जब ये स्वर किसी वाक्य में आएगा तो उससे एक शक्तिवर्धक भाव निकल कर सामने आएगा। ठीक है। ऐसी ऋषभ क्या है, वो षडज से भी ज़्यादा शक्तिवर्धक है। और जो गंधर्व है वो थोड़ा मध्यम क्वालिटी का है, मध्यम उसकी स्थिति है। मध्यमा जो है वो थोड़ा उप प्रभावी है, वो इतना प्रभावी नहीं है जितना कि पंचम प्रभावी है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं जो मध्यमा है मैं, वो पंचम से कम प्रभावी है। ठीक है। ऐसे ही जो द्वैत है वो जो हमारा गंधर्व था, गंधर्व से थोड़ा कम प्रभावी है। ओके। और जो निषाद है वो सब टोनिक है, मतलब षडज से कम प्रभावी है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर आप इन 7 स्वरों की बात करें तो जो हमारा षडज है और जो हमारा पंचम है वो अपनी स्थिति में रहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते। अगर आप उनको सारे से सारे गामा पाधानी अगर किसी भी नोट्स में अगर उसको गाओगे, अगर उसको गाया जाएगा तो सै और पै चेंज नहीं होते, इसलिए उनको अचल बोला जाता है। जबकि शेष जो है, जो रै है, रै गै से बाद में आ सकता है। ठीक है। तो इसलिए जो शेष हैं उनको विकारी कहा जाता है। अब स्वर के बारे में थोड़ा और देखते हैं। ये लाइन तो, ये पूरा तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो क्या होता है कि स्वर अगर अपने स्थान से नीचे आता है, मान लो हम ऋषभ की बात करते हैं, तो अभी जो है वो सारे गामा वाला पूरा इसका कर्म है। पर यदि रै को थोड़ा नीचे ले आए, मध्यमा के बाद अगर उसका उच्चारण किया जाए तो उससे जो स्वर निकल के आएगा उसको बोलते हैं कोमल स्वर। तो अगर कोई भी स्वर अपने स्थान से नीचे आता है तो उसको बोला जाता है कोमल स्वर। और यदि वो अपने स्थान से ऊपर जाता है तो उसको बोला जाता है तीव्र स्वर। ठीक है। तो ऐसे टोटल हमारे कितने हुए? 7 शुद्ध स्वर थे जो हमने पिछले पेज पर डिस्कस किए, 4 कोमल स्वर जो यहाँ से निकल के आएंगे, और एक तीव्र स्वर। तो टोटल बन गए 12 स्वर। 12 स्वर को बोलते हैं सरगम। ठीक है। तो मान लो अगर कोई भी संगीत है तो उसमें मान लो ये संगीत की एक टोन बनती है। ठीक है। उसमें आप एक मध्यम एक स्वर पकड़ लो, और उस मध्यम स्वर के ऊपर जो भी आएंगे उनको, ठीक है, उनको बोलते हैं तार सप्तक। और जो नीचे आएंगे उनको बोलते हैं मंद्र सप्तक। ठीक है। तो जो आपने टोन यहाँ पर जो पकड़ी है, जो स्वर पकड़ा है, उसको बोलते हैं मध्य सप्तक। ठीक है। तो जनरली जो
संगीत के जो ज्ञानी हैं उनको ये चीज़ें थोड़ा ज़्यादा समझ में आएंगी कि क्या तार सप्तक है, क्या मंद्र सप्तक है, बट थोड़ा टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। अब बात करते हैं राग। राग होता क्या है? राग जो है वो संस्कृत का एक शब्द है, रंज। रंज से बना है। रंज का मतलब होता है लोगों को खुश करना या संतुष्ट करना। ठीक है। तो म्यूजिक जो संगीत है वो ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे संतुष्ट हो जाएं। ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हो ये मधुरता का आधार है कि कितना उसमें मधुरता है संगीत में। ठीक है। जैसे राग जो है वो मधुरता का आधार है, ऐसे ही जो ताल है वो लय का आधार है। ठीक है। कि संगीत में कितनी लय है। आ, तो जो राग का जो काम है वो अगर उसको वर्गीकरण करना है तो वो कितने स्वरों से मिलकर बना है, उस वर्गीकरण के अनुसार इसको तीन प्रकार में आप बांट सकते हैं। पहले को बोलेंगे ओढ़व राग, जिसमें 5 स्वर होते हैं। स्वर जो मैंने बताया था आपको, सारे गामा पाधानी वाला। ठीक है। अगर उसमें से 5 स्वर यहाँ पर आएंगे तो उसको ओढ़व राग बोलते हैं। और अगर 6 स्वर आएंगे तो 6 स्वर से जो बनेगा उसको बोलते हैं साडव राग। और जो 7 स्वर से मिलकर बनेगा उसको बोलते हैं संपूर्ण राग। राग के थोड़े लक्षण देख लेते हैं कि राग एक्चुअली होता क्या है। तो राग की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है उसमें रंजकता होनी चाहिए। रंजकता का मतलब होता है जो कानों को अच्छी लगे। ठीक है। तो जो शोरगुल होता है, शोरगुल में कोई रंजकता नहीं होती। ओके। और कम से कम, कम से कम 5 स्वर होने चाहिए राग में, और अधिक से अधिक 7, जो अगर आपने यहाँ पे देखा ओढ़व से संपूर्ण। और प्रत्येक राग से एक ठाट उत्पन्न होता है। ठाट हम पढ़ेंगे क्या होता है बाद में। बेसिकली जो हमारा रागों का जो वर्गीकरण है उसको हम ठाट बोलते हैं। जो सड़क जो है वो वर्जित नहीं होता क्योंकि ये आधार है। तो सड़क जो है वो आपका हमेशा आएगा। सह वाला जो स्वर है। मैं और पै में से एक स्वर अवश्य होता है, दोनों एक साथ वर्जित नहीं होते। ओके। तो मैं और पै में से एक तो आएगा ही आएगा, दोनों भी आ सकते हैं। और सह तो 3 हो गए टोटल। ओके। प्रत्येक राग में आरोह अवरोह। आरोह क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं सारे गामा पाधानी, तो जब इस डायरेक्शन में इसको गाया जाएगा, वादन किया जाएगा, तो उसको बोलते हैं आरोह। और जब नी से शुरू करेंगे और सा पे खत्म हो जाएगा तब इसको बोलते हैं अवरोह। ठीक है। तो प्रत्येक राग में दोनों ऑर्डर रहेंगे। ठीक है। वादी संवादी हम अगले पेज पर पढ़ेंगे। ठीक है। पकड़ और समय आवश्यक होता है। दो स्वर के दोनों रूप एक साथ एक दूसरे के बाद प्रयोग नहीं होते। ठीक है। जैसे स के बाद शुद्ध स हम प्रयोग नहीं कर सकते। ओके। अब राग के कुछ और प्रकार भी हैं जो हमने ओसड साडा और संपूर्ण वाला पढ़ा। उसके अलावा एक शुद्ध राग, छायालाग राग और संकीर्ण राग। शुद्ध राग में क्या होता है, यदि इसमें कोई स्वर अनुपस्थित है तो राग की प्रकृति और रूप परिवर्तित नहीं होते, चेंज नहीं होते। ठीक है। अगर कोई स्वर अनुपस्थित है इसको बोलते हैं शुद्ध राग। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये शुद्ध रहेगा अगर इसमें कुछ भी अनुपस्थित हो। छायालाग राग में क्या होता है, यदि कोई स्वर अनुपस्थित है तो प्रकृति और रूप परिवर्तित हो जाते हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि छाया, छाया जनरली क्या होता है, ब्लैक होती है, तो उसमें कुछ अगर अनुपस्थित हो गया तो वो चेंज हो जाएगी। संकीर्ण राग जिसमें दो या दो से अधिक रागों का मिश्रण होता है। ठीक है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसमें होता क्या है, मान ये जो राजा होता है इसको मुख्य स्वर बोलते हैं। ठीक है। और इसको वादी भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुधा प्रयोग किया जाता है, बहुत कई बार प्रयोग किया जाता है राग के अंदर। मान लो ये हमारा एक, हम इसको कई बार प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा वादी, राजा। और राजा के बाद मान लो इसके 4 स्वर के बाद एक दूसरा स्वर यूज कर रहे हैं, पर लेकिन जो इसकी पुनरावृत्ति है वो वादी से कम है, इसको बोलते हैं हम संवादी। ठीक है। रानी भी बोला जाता है इसको। और जो शेष सभी हैं जो बचे हुए हैं यहाँ पर, जितने 4 स्वर आए, मान लो यहाँ पर 2 स्वर बचे हैं, तो इनको बोलते हैं हम अनुवादी। और जो 7 स्वर थे उनमें से जो यहाँ पर नहीं आया इस पूरी गायन में, उसको बोलते हैं विवादी। तो अनुवादी, विवादी, वादी और संवादी। ओके। अगर गति के प्रकार के आधार पर अगर राग की बात करें, ठीक है, ये तो हमें उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर देगा। ठीक है। और अगर गति के आधार पर बात करें तो विलंबित जो स्लो होता है, मध्य जो मीडियम होता है, जिसकी गति जो है वो मध्यम रहती है, और विलंबित जो बहुत ही स्लो, धीमा होता है। ठीक है। और धुर्त का मतलब होता है तेज, जिसका मोमेंटो बहुत फास्ट होता है। ओके। राग को क्या है कि जब इसको विभाजित किया गया
तो पहले क्या होता था, बहुत सारे राग थे, लोगों में मतभेद बने रहे कि भाई इनको कैसे विभाजित किया जाए। तो फिर जो भातखंडे जी थे उन्होंने फिर इनको विभाजित किया फाइनली। तो सॉरी, इन्होंने इसको किया 6 भागों में विभाजित। अगर आप इसको देखें तो जो भैरव है, भैरव जो राग है उसको भोर के टाइम गाया जाता है, भोर के समय गाया जाता है, भोर मतलब सुबह। और पतझड़ का जो मौसम है उस समय गाया जाता है। तो ये इन्होंने किया समय ऋतु के अनुसार इसको विभाजित किया, और उसका क्या आउटकम था, क्या उसका रिजल्ट निकल कर आया, परिणाम। तो इसका जो कारक है वो है इसमें शांति। हिंडोल की अगर बात करें, हिंडोल संध्या के समय गाया जाता है वसंत ऋतु में, और मधुरता इसका कारक है। दीपक ऐसी रात्रि में गाया जाता है ग्रीष्म ऋतु में, और सहानुभूति इसका कारक है। मेघ जो है वो दोपहर में गाया जाता है वर्षा ऋतु में, और साहस इसका कारक है। श्री शाम के टाइम, शाम के टाइम संध्या शाम, और सर्दी ऋतु में, और हर्ष इसका कारक है। ऐसे ही मालकोंस आधी रात में गाया जाता है और सर्दी में गाया जाता है, और प्रेम इसका कारक है। ओके। अब ठाट की, मैंने आपको बताया था ठाट क्या होते हैं। मान लो कि हमारे पास 100 राग हैं, और 100 राग में से 15 राग एक जैसे हैं, दूसरे 20 राग एक जैसे हैं, और तीसरे 25 राग एक जैसे। तो जो इनका वर्गीकरण हमने किया है, इनकी समानताओं के आधार पर इनको बोलते हैं ठाट। तो ये एक ठाट होगा, ये दूसरा ठाट होगा, ये तीसरा ठाट होगा। ओके। तो अभी थोड़ा सा डिफरेंस डिफरेंस देख लेते हैं, उसमें क्या विभिन्नताएं हैं। तो उद्गम की अगर बात करें तो ठाट में क्या है, वो 12 स्वर से उसमें होते हैं। और राग जो है वो ठाट का ही एक अंग है। 12 स्वर मैंने आपको बताया था, 7+4+1 सरगम। ओके। 7 शुद्ध, 4 कोमल और एक तीव्र। और जो राग है वो तो एक ठाट का ही अंग है, क्योंकि सारे रागों से मिलकर कुछ ठाट बनते हैं। ओके। तो जो शुद्ध स्वर की अगर बात करें तो इसमें कम से कम 7 होने चाहिए, 7 ही होने चाहिए, ठीक है। और तो फिर कोमल और तीव्र वाले हैं, और इसमें कम से कम 5 होने चाहिए, और 5 से 7 तक जा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ओसाड, शाड़व और संपूर्ण राग। जो स्वर के प्रकार है, ठाट में आरोहा होता है। आरोहा मतलब सारे गामा पाधानी, इस दिशा में अगर वो वादन होगा, ठीक है, गायन होगा, सॉरी। और जो राग है उसमें आरोहा और अवरोहा दोनों प्रकार के स्वर विद्यमान रहते हैं। मेलोडी जो मधुरता है, अ, वो ठाट में जरूरी नहीं है कि होगी, जबकि राग में वो होती है, स्वर माधुर्य है। क्योंकि राग का मैंने आपको बताया था इसमें रंजकता होती है। रंजकता वही होती है जो कानों को अच्छी लगे। और जो मुख्य स्वर है, वो राग की अगर बात करें वादी और समाधि होता है, जबकि ठाट में ऐसा कुछ नहीं होता। ओके। नामकरण जो है वो प्रसिद्ध रागों के नामों के आधार पर ठाट का नाम रखा गया है, और राग का नाम जो है वो भावनाओं के आधार पर रखा गया है। ताल क्या होता है, जो बीट्स होती हैं उनका लयबद्ध समूहीकरण होता है, जिससे एक रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो ताल को आप ऐसे भी बोल सकते हो, समय के साथ जो एक समानता रहती है गायन में उसको लय बोला जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई एक बार आपने बहुत तेजी से गायन किया, उसके बाद बहुत स्लो हो गए। अगर स्लो भी होना है तो उसका एक फ्लो रहेगा, एक प्रवाह रहेगा, तो उसको बोलते हैं लय, ठीक है। और 30 ताल की बात की गई है हिंदुस्तानी संगीत में, और कर्नाटक संगीत में बोला गया है कि उसमें 30 से भी ज़्यादा ताल हैं। ओके। फिर हम ठाठ की बात करते हैं, ठाठ कितने हैं। भातखंडे जी ने जो वर्गीकरण किया था उन्होंने 10 ठाठ की बात बताई। बस आप इनके थोड़ा नाम ध्यान रखिए, पूरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कल्याण ठाठ, बिलावल, खमाज, भैरव, पूर्वी, असावरी, काफी, भैरवी, तोड़ी और मारवा। ये 10 हमारे ठाठ हो गए। मैंने जैसे पहले बताया आपको, ठाठ को केवल आरोहों में गाया जा सकता है, जबकि अगर राग की बात करें, राग आरोह और अवरोह दोनों क्रम में गाया जा सकता है। और इसमें सभी 7 स्वर होने चाहिए, जबकि राग में मैंने बताया था आपको 5 से 7 स्वर हो सकते हैं, 5 तो मिनिमम है। ओके, न्यूनतम। तो उन्होंने इसको कैसे डिवाइड किया ठाट को, कि ठाट को कब कैसे गाया जाएगा। ये मान लो यहाँ पर हमारे दोपहर के 12 बजे हैं, ठीक है। दोपहर के 12 से पहले और रात के जो 12 बजते हैं उसके बीच जो ठाट गाया जाएगा उसको बोला जाएगा पूर्व भाग, पूर्व भागी, पूर्व भाग दोनों, ठीक है। और जो 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, उसको बोला जाता है उत्तर भाग। जैसे ही नाम से ही स्पष्ट है, उत्तर मतलब बाद में और पूर्व मतलब पहले।
और जो पहले गाया जाएगा पूर्व भाग उसमें होंगे सा रे गा मा, सा रे गा मा। और जो उत्तर भाग है उसमें आएंगे पा धा नी सा। ओके, जस्ट थोड़ा ध्यान रखना, दैट्स इट। अब थोड़ा दो तीन और टेक्निकल्स वर्ड हैं जो हमारे तकनीकी शब्द हैं, उनको देख लेते हैं। अलाप जो होता है वो धीमी गति से गाया जाने वाला, और जनरली सामान्यतः क्या होता है कि जो भी हमारा गायन है उसके आरंभ में इसको गाया जाता है। तो आपने कुछ गाने भी देखे होंगे बॉलीवुड मूवीज में कि जो गाने वाला, जो कव्वाली वाला जो गायक है वो बड़े गंदे तरीके से चिल्लाता है, ठीक है। तो उसको स्टार्टिंग में ही चिल्ला देंगे, उसके बाद तो मेन गाना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, मुख्य गाना जो है। तो जो गायन की शुरुआत में जो धीमी गति से गाया जाने वाला जो आप कह लो गायन है उसको अलाप कहा जाता है। फिर क्या होता है कि अलाप का अस्थाई और अंतरा, इनके बारे में थोड़ी बात कर। अलाप के बाद जो गाना है उसको आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो, जो अस्थाई है उसको, गाने का जो पहला भाग है वो अस्थाई है, और जो दूसरा भाग है उसको बोल सकते हो आप अंतरा। ओके। अब शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं तो शास्त्रीय संगीत में हम दो पढ़ेंगे, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत, कर्नाटक, ठीक है। हिंदुस्तानी संगीत की बात करते हैं तो हिंदुस्तानी संगीत का जो क्या हुआ कि जब से ये अ, आरंभ हुआ, तो 14वीं शताब्दी के लगभग जब आप कह लो मुगलों और ईरानी जो प्रभाव पड़ा, उस प्रभाव के कारण ये जो संगीत वो डिवाइड हो गया, विभाजित हो गया। पहला जो उत्तर भारत में बना उसको बोलते हैं हिंदुस्तानी संगीत, और जो दक्षिण भारत में बना उसको बोलते हैं कर्नाटक संगीत, कार्नाटिक म्यूजिक, ठीक है। तो 14वीं सदी में इसका उद्भव हुआ, और इसमें शुद्ध सप्तक स्वर आता है, जो मैंने बताया था आपको, सारे गामा। अरब, ईरानी, अफगान का प्रभाव पड़ा क्योंकि उन लोगों का वर्चस्व रहा दिल्ली, दिल्ली के आसपास, दिल्ली के इलाकों पर, ठीक है। और इसमें संशोधन की गुंजाइश बनी रहती है हमेशा, जबकि अगर आप कर्नाटक की बात करें उसके जो नियम है वो बहुत ही कठिन है, और उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है। वो आपको फॉलो करने ही होंगे, मानने पड़ेंगे आपको। और हिंदुस्तानी संगीत में घराना सिस्टम बन गया। घराना क्या था कि जो नॉर्थ इंडिया था, उत्तर भारत, उसमें क्या हुआ कि जो प्रभाव पड़ा बाहरी कारकों का, उन कारकों के कारण क्या हुआ कि अलग अलग शैलियाँ बन गई, ठीक है। एक शैली में मान लो जो वाणी थी उनके कुछ अलग रूल्स थे, नियम थे। जो दूसरा जो इलाका, जो क्षेत्र बना, उस उनके कुछ अलग शैलियाँ थी। तो अलग अलग भौगोलिक स्थिति में अलग अलग जो शैलियाँ हैं वो निकल कर सामने आई। पर उनका जो बैकग्राउंड, जो उनके बैकग्राउंड में जो उनके संगीत था, उसका जो उद्भव था, जो उसका स्रोत था, वो एक ही था, हिंदुस्तानी संगीत, ठीक है। तो बाद में इनको फिर घराना बोला जाने लगा। ये घराना नहीं था, इसमें बहुत सारे लोग थे, ऐसा नहीं है कि वो एक ही घर में रहते थे। इसमें बहुत सारे लोग थे जो इस शैली को मानते थे, फिर दूसरा जो घराना था वो इस शैली को मानते थे, ठीक है। तो इसलिए इसमें से घराना सिस्टम उत्पन्न हुआ, और इसमें 6 मुख्य रागों की बात की गई है हिंदुस्तानी संगीत में। समय का सटीक पालन किया जाता है, अगर आपको बोला गया 1 घंटा तो 1 घंटे में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और इसके जो वाद्य यंत्र हैं वो है तबला, सारंगी, सितार और संतूर। आप गूगल सर्च कीजिए ये होते क्या हैं, जिसको नहीं पता। और इसके जो संगीतकार हैं, गोपाल दास, हरिदास, तानसेन, आप इनको बोल सकते हो। तो हिंदुस्तानी संगीत को हम घराना में पढ़ेंगे, क्योंकि जितने भी घराना बने उनको सबको मिलाकर बनता है हिंदुस्तानी संगीत, जो कि उत्तर भारत में प्रचलित था। तो उनमें ही सबसे पहला जो है उसको बोला जाता है ध्रुपद, ठीक है। अ, ध्रुपद जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, ध्रुव प्लस पद। इसका मतलब हो गया जिसके नियम बहुत निश्चित हों, ठीक है, जो नियमों में बंधा हुआ हो, ठीक है, उसको ध्रुपद कहा जाएगा। और ये एक बहुत ही प्राचीन शैली है। देखिए इसका, ये अभी तक नहीं पता चल पाया कि इसका उद्भव किसने किया, कि इसके कारण ये पैदा हुआ। पर ऐसा माना जाता है कि जो मानसिंह तोमर जी थे, उन्होंने इसके प्रचार में बहुत हाथ बटाया, उनका बहुत योगदान रहा, ठीक है। तो ये क्या है कि अनुभूत विषय वस्तु को सजाने की उन तरीकों का नाम है जो विषय वस्तु की अभिव्यक्ति को सुंदर एवं प्रभावपूर्ण। तो ये शैली के बारे में मैंने बताया गया, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। जैसा मैंने बताया, निश्चित नहीं है कि ध्रुपद का आविष्कार कब और किसने किया था, ठीक है। पर राजा मानसिंह तोमर की वजह से ये बहुत प्रकाश में आया। उससे पहले क्या था, प्रबंधा और ध्रुपद दो स्थानीय जो संगीत थे,
ऐसा माना जाता है कि उनसे मिलकर ध्रुपद बना है। ठीक है, ध्रुपद और प्रबंधा से मिलकर। फिर क्या हुआ, अकबर के समय में जो तानसेन जी हुए, फिर स्वामी हरिदास, नायक बायजू और फिर गोपाल आदि गायकों के कारण इसका बहुत विकास हुआ। ठीक है, अब थोड़ा और देखते हैं कि इसमें होता क्या है। इसमें कंठ और फेफड़े पर बहुत बल दिया जाता है, इसलिए इसको मर्द लोग गाते हैं, मर्दाना गीत इसको कहा जाता है। ठीक है, कंठ मतलब गला। और नाट्य शास्त्र के अनुसार वर्ण, अलंकार, गान क्रिया, यति, वाणी, लय आदि जहाँ ध्रुव रूप में परस्पर संबंध रहे हो, उन गीतों को ध्रुव गीत कहा जा सकता है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो नाट्य शास्त्र में बताया गया वर्ण, अलंकार, गान क्रिया, यति, वाणी आदि जो भी हैं, यदि वो उसमें विद्यमान है तो उसको आप ध्रुव कह सकते हैं। और इनकी जो भाषा होती थी वो होती थी ब्रज भाषा। ब्रज भाषा आपको पता ही होगा, जो मथुरा के आसपास की जो भाषा है उसको ब्रज भाषा कहा जाता है। और जो स्वामी हरिदास की रचनाओं में जो गायन, वादन और जो नृत्य संबंधी अनेक परिभाषिक शब्द, वाद्य यंत्रों के बोल एवं नाम, नृत्य की तालों और मुद्राओं के स्पष्ट संकेत प्राप्त होते हैं। तो अगर आपको कभी भी कुछ देखना हो, तो अगर ध्रुपद के बारे में देखना हो, जो स्वामी हरिदास की जो रचनाएं हैं उनमें बहुत क्लियरली, बहुत साफ तौर पर ध्रुपद के बारे में बताया गया है कि क्या गायन होगा, क्या उसका वादन होगा, अगर उसमें नृत्य है तो वो कैसा होगा। ठीक है, वाद्य यंत्र को कैसे चलाना है। ठीक है, फिर क्या हुआ, सूरदास द्वारा रचित ध्रुपद और जो नाद सौंदर्य है, गमक है, विलक्षण शब्द, ये थोड़े टेक्निकल वर्ड्स हैं, आप इनको इग्नोर कर सकते हो, समझ में आए तो पढ़ लेना। ठीक है, और वो बहुत ही योजना से ओतप्रोत दिखाई देते हैं। तो ये थोड़ा मैंने इनके बारे में बताया, स्वामी हरिदास का क्या योगदान रहा, सूरदास जी का क्या योगदान रहा। ठीक है, देखिए ध्रुपद को बानिया जो वाणी है, वाणी के हिसाब से उसको कुछ घरानों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसमें चार वानियाँ हुई, गुहार वाणी, खंडार वाणी और नोहार वाणी और डांगुर वाणी। सो ध्रुपद गायन शैली अपने आप में परिपूर्ण है, ये तो सभी जानते हैं। सो यह वेदों से चली आ रही है जो वाणी है इसमें। और इसमें कुछ जो संगीतकार हैं, हरिदास, तानसेन, बैजो बावरा जैसे संगीत साधकों ने इसमें अपना बहुत योगदान दिया। तो जो मैंने बताया कि इसकी जो चार वानियाँ थी, उन चार वानियों के हिसाब से इसमें चार घराने बने। ठीक है, और इसमें से जो डांगुर वाणी है, डांगुर वाणी और गोहार वाणी, ये अभी प्रचलन में है, इन दो का इतना विकास नहीं हो पाया, खंडार वाणी और नौहार वाणी का। ठीक है, तो ध्रुपद में होता क्या है, 4 से 5 छंदों का प्रयोग किया जाता है इसमें ना। और 4 से 5 छंद आप पकड़ोगे और उनको आप रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, कई बार थोड़ा आप स्लो मोमेंटम में करेंगे, धीमी गति से, कई बार आप उसको तेज गति में गायन किया जाएगा। और इसमें दो पुरुष गायक होते हैं और दो पुरुष गायकों के पास बैठे होते हैं जो वाद्य यंत्र बजाने वाले लोग होते हैं, तंपुरा और पंखवाज। ठीक है, फिर मैंने इसको बताया आपको चार घराने, जो इनकी वाणी के हिसाब से, तो जिसमें जो वाणी होगी उस वाणी के हिसाब से इनको फिर विभाजित किया गया है। तो डगरी घराना, दरभंगा घराना, बेत्या घराना और तलवंडी घराना। आप इसको कैसे याद रखेंगे, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। टी से बन जाएगा तलवंडी, और बी से बन जाएगा बेत्या, और डी से बन जाएगा डबल डी, डगरी और दरभंगा। ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको, क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए आप दरभंगा घराना निम्न में से कौन से पार्ट से रिलेटेड है, तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो बात करते हैं डागरी घराना की। तो डागरी घराना में क्या था कि इसका जो नाम ही पड़ा वो डांगुर वाणी की वजह से पड़ा। जो डांगुर वाणी, जो मैंने आपको बताया था, इसमें चार वानियाँ हैं। ठीक है, डांगुर वाणी। तो जो डांगुर वाणी है वो ये लोग यहाँ पर उपयोग में लाते हैं, और इसलिए इसका नाम भी डागरी घराना पड़ा। और इसमें अलाप पर बल दिया जाता है। अलाप मैंने आपको बताया था, जो भी गायन के शुरू में, प्रारंभ में जो गाया जाने वाला जो गीत है उसको अलाप कहा जाता है। ये लोग क्या है, देखिए जो फोटो है, ये गुंदेचा ब्रदर का मैंने लिखा है, गुंदेचा बंधु। ठीक है, और इसमें ये लोग मुस्लिम हैं, और जनरली क्या करते हैं, जो हिंदू जो विषय हैं उन पर ये गाते हैं, जैसे महाभारत को आप उठा लो। ठीक है, तो उन विषय वस्तुओं पर ये लोग गायन करते हैं। इसको बोलते हैं हम पंखवाज, जो ये ढोलक की जैसा इनके हाथ में है। ठीक है, तंपुरा में बताऊंगा, ये इसमें दिख नहीं रहा, ये वाला जो है ये है तंपुरा, जो उन्होंने पीछे पकड़ा हुआ है, जो थोड़ा सितार जैसा है। ओके, तो ये हो गया पंखवाज, और ये हो गया हमारा तंपुरा, और ये हमारे दो गायक यहाँ पर। ठीक है, ये पूरे आपको ध्रुपद पूरे संगीत में आपको देखने को मिलेंगे।
अब बात करते हैं डीबीटी के सेकंड डी की, दरभंगा घराना। दरभंगा घराना में दो वाणी हैं, गोहार वाणी और खंडार वाणी। तो दरभंगा, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो ग, गा जो बना, गा से बन जाएगा गोहार वाणी, और धर से बन जाएगा खंडार, क्योंकि खंडार में भी धर आता है। ठीक है, खंडार में भी धर आता है, खंडार और धर। ठीक है। इसमें क्या है, जो राग का जो अलाप है और जो संशोधित अलाप है, ये दोनों यूज करते हैं, जबकि हमारे डगरी जो टागरी घराना है उसमें ऐसा संशोधित अलाप का कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। लयकारी पर ये विशेष ध्यान देते हैं। और मलिक परिवार जो आप देख सकते हैं, ये मलिक परिवार की मैंने एक फ़ोटो लगाई है, ये लोग, इनका काफ़ी योगदान रहा है। तो अगर आप इसमें देखेंगे, ये हमारा तंपुरा हो गया, दो तंपुरा यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये हमारा पंखवाज हो गया। ओके। अब बात करते हैं बेत्याग्रहणा। बेत्याग्रहणा में दो वाणी उन्होंने यूज करी हैं, प्रयोग करी हैं, उपयोग में लाते हैं, नोहार वाणी और खंडार वाणी। ठीक है। अगर आप देखें तो एक हवेली प्रणाली निकल कर सामने आई, तो बेत्या और दरभंगा को मिलाकर हम जो लोग बोलते हैं उसको वो हवेली प्रणाली भी बोला जाता है। आप ध्यान रखना, टागरी यहाँ पर नहीं है। तो बेत्या, डी बी टी, आप इसको ऐसे याद रखने। तो जो बी टी जो बाद वाला जो बचा, उसमें निकल कर जो आएगा उसको हवेली प्रणाली भी बोला जाता है। ओके। अब सबसे आखिर की जो है हमारी, वो है तलवंडी घराना। तलवंडी घराना की जो वाणी है वो है खंडार वाणी, और ये आज का जो पाकिस्तान है वहाँ पर प्रयोग की जाती है। ये थोड़ा फोटो रिपीट हो गया। ओके। अब बात करते हैं ख्याल। ख्याल हिंदुस्तानी संगीत का दूसरा जो रूप है, पहला हमने पढ़ा ध्रुपद, दूसरा है ख्याल। ख्याल हिंदी का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है इमेजिनेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं परिकल्पना या कल्पना, नोट परिकल्पना, कल्पना। देखिए यहाँ पर ये कुछ ढोलकी जैसा है, ठीक है, हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे, आप थोड़ा पिक्चर देख लीजिए एक बार। सॉरी, ख्याल का मतलब होता है कल्पना। तो हिंदी गीत पर आधारित दो हिस्सों वाली संगीत शैली है। देखिए, दो हिस्सों वाली बताया गया है, ठीक है। तो दो हिस्से कौन कौन से हैं? रागात्मक और लयात्मक। ठीक है, जिसमें इन दोनों की इन दोनों की पुनरावृत्ति होती है, रागात्मक की भी और लयात्मक की भी। तो राग में क्या होता है, अगर आप राग के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे, तो राग में क्या होता है, एक विलंबित धीमा ख्याल भी उसको बोलते हैं, या फिर उसको बड़ा ख्याल भी बोला जाता है। ठीक है। के बाद क्या होगा, एक धुर्त, धुर्त मतलब तेज ख्याल या छोटा ख्याल आता है। ठीक है, जब आप इसको देखिए, जो रिपीट हो रहा है, रागात्मक, लयात्मक, विलंबित ख्याल के बाद एक धुर्त ख्याल आएगा। और जो ख्याल की जो, अगर आप इसको ध्रुपद के साथ अगर आप इसको कंपेयर करें, तो ध्रुपद में क्या है, लंबी रागात्मक शैली है। ठीक है, उसमें बहुत सारे प्रतिबंध हैं कि अगर आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे। लेकिन ख्याल में ऐसा कुछ प्रतिबंध हैं, लेकिन कम हैं। और इसमें जो तबला है, तानपुरा है, तो वो तो दोनों चीज़ें सेम ही रहेंगी। पर इसका जो विषय वस्तु है वो पौराणिक ना होकर थोड़ा प्रेम प्रसंग रिलेटेड है, प्रेम प्रसंग से संबंधित है, जैसे भगवान कृष्ण की रासलीला। ठीक है। तो आप इसमें क्या याद रखेंगे, इसमें याद रखेंगे कि इसमें एक विलंबित ख्याल के बाद, विलंबित होता है हमारा धीमा ख्याल या बड़ा ख्याल, के बाद एक द्रुत ख्याल आता है। द्रुत ख्याल मतलब तेज ख्याल या छोटा ख्याल। तो विलंबित के बाद एक द्रुत ख्याल, और इसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी, और जिसमें रागात्मक और लयात्मक भाव विद्यमान रहेंगे। और जो उसकी रागात्मक जो शैली है, जो उसके प्रतिबंध हैं, वो ध्रुपद से कम है। आमिर खुसरो को माना जाता है कि उनका ख्याल को उद्भव करने में बहुत बड़ा योगदान रहा। और इसमें छोटे गीत प्रयोग करते हैं, वो जो जो गायन करते हैं। देखिए, ध्रुपद में क्या करते थे, 4 से 5 छंदों का प्रयोग करते थे। यहाँ पर भी वो इससे कम का ही प्रयोग करते हैं, और उनको छोटे गीतों को बोला जाता है बंदिश। बाद में क्या हुआ, सुल्तान मोहम्मद तुर्की के टाइम इन्होंने इसको संरक्षण प्रदान किया, और इसका बहुत विकास हुआ। इसका एक बहुत ही अद्वितीय फीचर है, वो ये है कि इसमें तान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसा मैंने बताया, बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल। छोटा ख्याल होता है तेज वाला, जो धुर्त जिसको बोलते हैं, धुर्त ख्याल, और बड़े ख्याल को विलंबित।
इसमें जो घराने हैं, ग्वालियर घराना, किराना घराना, आगरा घराना, पटियाला घराना और भिंडी बाजार घराना। इसको आप कैसे याद रखेंगे? जैसे गौरव सर हमारे निकालते हैं पीआईबी एनालिसिस, तो पीआईबी की जनरल नॉलेज। ठीक है, ओके। तो आप कैसे करेंगे? के से बन जाएगा हमारा किराना घराना, जे से बन जाएगा हमारा ग्वालियर, ठीक है, और के, एक मिनट, पी से बन जाएगा आपका, सॉरी, पी से बन जाएगा आपका पटियाला, और बी से बन जाएगा आपका भिंडी बाजार, और फिर आगरा का आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, तो ग्वालियर घराना की बात करते हैं। देखिए पिक्चर है ग्वालियर घराने की, इसमें भी वो लोग तंपुरा यूज करते हैं। ठीक है, और दूसरा मैंने क्या बताया था आपको, तबला, उसमें हम पंखवाज यूज करते थे। तो ये जो यहाँ पर है इसको बोलते हैं तबला। ये सबसे पुराना और जटिल, बहुत ही कॉम्प्लेक्स घराना इसको बोला जाता है। ठीक है, रा राग और लय पर समान बल दिया जाता है, इसलिए बहुत कठिन है। देखिए, राग के रूल फॉलो करने और फिर उसके हिसाब से फिर लय उत्पन्न करनी सच में बहुत कठिन है। ठीक है, जो गायन है वो बहुत पेचीदा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पेचीदा है तो उसको थोड़ा सरल करने के लिए ये लोग सामान्यतः साधारण राग ही यूज करते हैं, ज़्यादा जटिल राग यूज नहीं करते, प्रयोग नहीं करते। और जो सम्मानित जो लोग हैं इसमें वो है नाथू खान और विष्णु पुलुष्कर, आप इनको नाम थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। हाँ, फिर बात करते हैं किराना घराना की। किराना एक गांव है मुजफ्फरनगर में, तो उसके नाम के हिसाब से इस घराने का नाम पड़ा किराना घराना। कुछ बुक्स में दिया है कि राजस्थान में है, पर मैंने जितना सर्च किया तो ये उत्तर प्रदेश वेस्टर्न यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरनगर, और उसमें एक टाउन है किराना। तो कुछ भी हो, तो किराना एक गांव है, चाहे वो राजस्थान वाला आप लो या फिर यूपी वाला। तो मैं मानकर चल रहा हूँ यूपी, तो एक गांव के नाम के हिसाब से इसका नाम पड़ा। ठीक है, और इसमें क्या है कि एक विलंबित राग का उपयोग किया जाता है। विलंबित जो मैंने आपको बताया धीमा, और जिसको बड़ा ख्याल भी बोलते हैं। ठीक है, उस राग का इस्तेमाल प्रयोग किया जाता है। राग पर बल दिया जाता है, और सबसे जो बड़ी विशेषता ये है कि जो उनका उच्चारण है शब्दों का, वो बहुत साफ सुथरा है। ठीक है, और इसके जो सम्मानीय जो व्यक्ति हैं वो है भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगुल। अब आगरा घराने की बात करते हैं। आगरा घराना को रंगीला घराना भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि उनकी जो विषय वस्तु है वो बहुत रंगीली है, रस रिलेटेड है, रस से संबंधित है, रास से संबंधित है। ठीक है, तो नोम तोम में अलाप करते हैं लोग। ठीक है, खुली जोरदार आवाज में गायन किया जाता है, लय ताल पर विशेष जोर दिया जाता है, राग पर इतना जोर नहीं दिया जाता। ठीक है, इसलिए इसको रंगीला भी बन गया, क्योंकि राग पर अगर जोर दिया तो और दूसरी चीज़ें कमज़ोर पड़ जाती हैं। ठीक है, जो इसके जन्मदाता हैं उनको बोला जाता है कि तानसेन के द्वारा इसका, तानसेन के जो दामाद थे हाजी सुजान साहिब, उन उन्होंने इसको विकसित किया, और बाद में फिर उस्ताद फयाज खान के समय ये बहुत फैला फूला। ओके, तो देखिए आप ये पिक्चर। सॉरी। अब बात करते हैं पटियाला घराने की। पटियाला घराना में क्या है कि उसमें गहनात्मकता और जटिल तानों का एक निष्पादन है। ठीक है, इसमें दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक का मतलब है एक ताल और तीन ताल, ये दोनों एक साथ निष्पादित की जाती हैं। ठीक है, और पटियाला घर की विशेषता यह है कि यह ताना प्रस्तुति है। ताना प्रस्तुति जो मैंने आपको बताया, तीन ताल और एक ताल। इसमें क्या है कि ऐसा बोला जाता है कि ये लोग गले से नहीं बल्कि नाद के माध्यम से प्रस्तुति की जाती है। मतलब इतना समा जाते हैं संगीत के अंदर कि ये नाद के माध्यम से प्रस्तुत होता प्रतीत होता है। ठीक है, इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इनका जो ताल है जो हमने बताया वो अलग है, गामक अलग है, इनकी शैली अलग है। तो इसको दूसरे घरानों से आराम से अलग किया जा सकता है। भिंडी बाजार घराना की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें देर तक सांसों को रोका रोकते हैं लोग। सांसों को रोकने के बाद फिर जो उच्चारण है लाइन का, कई पंक्तियों को एक ही उच्चारण में बोल देते हैं, एक ही सांस में बोल देते हैं लोग ना। और इसमें कर्नाटक राग का प्रयोग भी किया जाता है। अब हम जो तीसरा जो प्रकार है हिंदुस्तानी संगीत का, उसका नाम है ठुमरी। ठुमरी की अगर बात करते हैं, तो ठुमरी भारतीय संगीत की एक गायन शैली है जिसमें रस, रंग और भाव की प्रधानता होती है। ठीक है,
यदि आप इसकी जो तुलना है वो ख्याल से करें तो ख्याल में क्या होता था, राग जो स्वर हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाता था, राग के ऊपर, ठीक है। जबकि ठुमरी में क्या है कि उसमें रस के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो अगर आपको कई बार डिफरेंस पूछने के लिए आए सॉरी गाइस, जो ख्याल है, ख्याल में राग के ऊपर फोकस होता है, केंद्र होता है, और ठुमरी में रस के ऊपर केंद्र होता है। तो अगर आप मालविका ग्रामीण, वहाँ मालविका गिन मित्र, मालविका गिन मित्र जो कालिदास जी ने लिखी थी, तो उसमें ठुमरी का बहुत ही आप बोल सकते हो कि उसका ही एक परिवर्तित रूप है, ठीक है, जो उसमें वर्णन किया गया है छंदों द्वारा, ठीक है। तो उसका एक परिवर्तित रूप, आप इसको पहली अवस्था बोल सकते हो मालविका ग्रामीण मित्र की, ठीक है। फिर राजा मानसिंह तोमर ने ठुमरी को और विकसित किया, ये कह लो कि आप, जो इसका फर्स्ट फेज था वो यहाँ पर हुआ, दूसरा फेज इसका यहाँ पर हुआ। तो ठुमरी की विशेषता ये है कि ये नृत्य के साथ गाए जाते हैं, ये लोग ना, जो भी गायन है, जो गायन है वो नृत्य के साथ निष्पादित किया जाता है। अगर आप इसकी शाब्दिक इटमोलॉजी देखें तो जो ठुमरी है वो ठुमक शब्द से निकलती है, जिसका अर्थ होता है सुंदर पाद अक्षेप। पाद अक्षेप का दो शब्दों से मिलकर बना है, पाद और अक्षेप। पाद का मतलब होता है पैर, और अक्षेप का मतलब होता है चलना, ठीक है। जो पैरों का जो चलना है उसको पादक्षेप बोलते हैं। तो ऑफ कोर्स ये कहीं ना कहीं नृत्य से संबंधित है। ठुमरी में क्या होता है, स्वरों का विस्तार जो है वो क्रमबद्ध नहीं है, जबकि ध्रुपद में या ख्याल में ऐसा वो क्रमबद्ध था, ठीक है। पर धीरे धीरे ठुमरी में जो है वो क्रमबद्धता आती गई और इसे शास्त्रीय संगीत में स्थान मिला, ठीक है। और इसके दो भाग बाद में बने, एक को बोलते हैं विलंबित ठुमरी, एक को बोलते हैं द्रुत ठुमरी। विलंबित ठुमरी में क्या होता है, ये धीमी गति से गाई जाती है, और जो द्रुत ठुमरी है वो तेज गति से गाई जाती है। ओके। तो अगर रसों की दृष्टि से ठुमरी जो है वो श्रृंगार व करुण रस पर आधारित होती है। श्रृंगार और करुण, करुण मतलब जो दया से जो संबंधित है, और श्रृंगार मतलब जो प्रेम से संबंधित है, ठीक है। किंतु शांत और भक्ति रस के गीत भी ठुमरी में गाए जाते हैं। शांत मतलब पीस, और भक्ति मतलब जो हमारा भगवान के प्रति जो हमारी भक्ति है, ठीक है। ठुमरी को अर्थशास्त्रीय बोला जाता है क्योंकि इसमें नृत्य वाला एक पार्ट भी आ गया, ठीक है। और ये मिश्रित राग स्मर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, प्रेम प्रसंग और भक्ति के विषय इसमें हैं, और इसकी जो भाषा है या तो वो हिंदी होती है या फिर ब्रज भाषा होती है। और इसके जो घराने हैं आप बस इसको याद रख सकते हैं, बनारस घराना और लखनऊ घराना, ठीक है। और जो इसके जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व जो रहे हैं, सोहनी महाराज, अब्दुल करीम खान, फयाज खां आदि के नाम प्रमुख हैं। और बाद में इसका जो वर्गीकरण हुआ वो वैसे हुआ, पूर्वी ठुमरी और पंजाबी ठुमरी। देखिए क्या होता कि समाज बदलता रहा, समाज बदलने के साथ जो उनके रीति रिवाज हैं वो बदलते रहे, और फिर ये चीज़ें भी बदली, ठीक है। तो जो पूर्वी ठुमरी है वो हमारी विलंबित ठुमरी के, आप उसको बोल सकते हो उसके जैसी है, तो उसको धीमी गति से गाया जाता है। और जो पंजाबी ठुमरी है, जो पश्चिमी जो भारत है जो वहाँ पर विकसित हुई, वो धुर्त ठुमरी उसको आप बोल सकते हो, वो तेज गति से गाई जाती है। ओके। फिर जो है ठप्पा, ठप्पा की अगर बात करें तो ये उत्तर पश्चिम जो भारत है, जो रेगिस्तान है, वो जो ऊंट सवार जो लोग थे वहाँ से ये उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो ये लोग जब सफ़र करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, तो मनोरंजन के लिए ये लोग वहाँ पर गायन करते थे, ऊंट के ऊपर बैठे हुए जब सवारी करते थे, तो वहाँ से इसका उद्भव हुआ है। इन गीतों में क्या होता था कि जो हीर और रांझा के जो प्रेम और विरह प्रसंगों, वो ये लोग विषय उठाते थे, क्योंकि ये बहुत ही, अगर आपने कभी देखा होगा हीर रांझा की जो लव स्टोरी है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही सुंदर है अगर आप उसको देखें, ठीक है। तो ये उनका विषय होता था, हीर रांझा की जो प्रेम और विरह के जो संबंध थे। अगर इसमें राग की बात की जाए तो खमाज, भैरवी, काफी, तिलांग, झंझोटी और सिंधुरा जैसे राग, और पंजाबी पश्तो जैसे तालों द्वारा प्रेम प्रसंग अथवा करुणा भाव व्यक्त किए जाते थे। ये थोड़ा टेक्निकल है, यू कैन इग्नोर इट। और ठप्पा की विशेषता ये है कि इसमें लिए जाने वाले ऊर्जावान तान और असमान लयबंद लहजे हैं। देखिए ऊर्जा बहुत ज़रूरी है अगर आप ठप्पा गा रहे हैं तो। देखिए इतना क्विक उनका मूवमेंट रहता है, इतना क्विक संचालन रहता है उनका,
और जो उनकी लय है वो बहुत वैरी करती है, ठीक है, बहुत जल्दी परिवर्तित होती है। तो आपको क्या याद रखना है, ऊर्जावान, ऊर्जा बहुत ज़रूरी है। अगर आप बात करें मियाँ गुलाम नबी शोरी ने एक लोक शैली से ऊपर उठकर एक शास्त्रीय संगीत का रूप दिया, तो इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा मियाँ गुलाम नबी शोरी का। ठीक है। बाद में फिर क्या हुआ, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के टाइम इसको संरक्षण मिला, और फिर वाक्यांश की तेज गति, ये इसका एक देखिए, ऊर्जावान हुआ, असमान लयबद्ध हुआ, तो उससे निकल कर आया वाक्यांश की तेज गति। ठीक है। और फिर बाद में इसके स्थानीय रूप भी प्रकट हुए, जैसे बैठकी और जलसागर। बैठकी आपने सुना होगा, बैठक से मिलकर बना है, बैठक से उत्पन्न हुआ है। तो बैठक क्या होता था कि जहाँ पर कई सारे लोग समूह में बैठे हों, उसको बैठकी बोल सकते हो आप। जल सागर, ये दो से मिलकर बना है, जल प्लस सागर। ठीक है। तो वहाँ पर जो बहुत सारी जो विषय वस्तु हैं वो किसी कविता के माध्यम से प्रस्तुत की जाती थी। ठीक है। अन्य को आप देख लेना, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। गजल आपको पता ही होगा, धमाल होरी। धमाल होरी में क्या था कि ये होली और जो कृष्ण लीला, जो रास लीला है, उससे रिलेटेड है। ठीक है। ये भी ब्रज भाषा में है। और तराना, तराना में भी ऐसा खास कुछ नहीं है, तो आप इनको बस याद रख सकते हैं कि तराना, धमाल होरी और जो गजल है वो हिंदुस्तानी संगीत का एक प्रकार है। देखिए, अब कार्नाटिक संगीत की बात करते हैं। कार्नाटिक संगीत में अ, एक आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें। देखिए, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया ये, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया ये, और एक हो गया ये। तो इसको बोलते हैं मृदंग। और इन दो को भी मैं आपको नाम बताता हूँ थोड़ी देर में। कर्नाटक संगीत क्या हुआ कि ये बहुत ही विकसित संगीत और गीत का एक संग्रह है, जिसको कीर्ति बोला जाता है। उसमें इसके कुछ रूल्स लिखे गए हैं जो फॉलो करने होते हैं। और जब भी आरंभ होता है, तो का जो आरंभ के बाद जो रचना का जो मुख्य भाग है, उसको, सबसे पहला जो भाग है उसको बोलते हैं पल्लवी। ठीक है। सॉरी, पल्लवी जो है वो रचना का मुख्य भाग है। ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हो कि जो रचना का मुख्य भाग है उसको पल्लवी कहा जाता है। और इसको बोला जाता है रंगम थनाम पल्लवी आल्सो। अनुपल्ली क्या है कि जो पल्लवी के बाद आता है, लेकिन इसकी पुनरावृत्ति आवश्यक नहीं है, जबकि पल्लवी की पुनरावृत्ति हो सकती है। वर्णम क्या है, वादन के आरंभ में आता है। और इसके दो भाग होते हैं। जो पहले जिसका गायन किया जाता है उसको पूर्व भाग बोले जाते हैं, और जो बाद में गायन किया जाता है उसको उत्तर भाग बोलते हैं। और राग मलिका, राग मलिका जो है वो समापन भाग है, कंक्लूजन पार्ट है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इसको करोगे तो सबसे पहला आ जाएगा वर्णम, उसके बाद पल्लवी, और उसके बाद अनुपल्लवी, और उसके बाद राग मालिका। इसका एक ऑर्डर हो गया। ठीक है। तो जो मृदंग जो है, मृदंग के साथ अगर कोई कर्नाटक संगीत है तो उसको थनम बोला जाता है। और अगर मृदंग के बिना जो है उसको रंगम बोला जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है मेंस में कि हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत के बीच में डिफरेंस बताइए, क्या भिन्नताएं हैं। तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो कुछ फैक्टर्स हैं दो, जो जिनके बारे में, जिनके ऊपर हम इसको डिफरेंशिएट या विभिन्न कर सकते हैं, भिन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बाहरी प्रभाव। तो बाहरी प्रभाव हिंदुस्तानी संगीत के ऊपर पड़ा, अरबी का, ईरानी का, अफगानी का। उसकी वजह से फिर घराने सिस्टम डेवलप हुए, विकसित हुए। ठीक है। कर्नाटक संगीत जो है वो पूरा देसी संगीत है। ठीक है, उस पर किसी का प्रभाव नहीं है। स्वतंत्रता, तो हिंदुस्तानी संगीत में सुधार की गुंजाइश है, जबकि कर्नाटक संगीत में ऐसा कुछ नहीं, उनके बहुत फिक्स रूल हैं। ठीक है, बहुत ही स्थिर जो नियम है उनको आपको पालन करना ही होगा। इसकी कुछ उपशैली की अगर बात की जाए तो हिंदुस्तानी संगीत में घराना प्रणाली प्रचलन में हुई, विकसित हुई। जबकि कर्नाटक में ऐसा कुछ घराना आपने नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब वहाँ पे नहीं हुआ। ठीक है, घराना प्रणाली यहाँ पर विकसित नहीं हुई। यंत्र की अगर बात करें, तबला, सारंगी, सितार और संतूर। ठीक है, ये यूज की जाती है, उपयोग की जाती है हिंदुस्तानी संगीत में। और वीणा, मृदगम और मैंडोलिन। तो मृदगम तो मैंने आपको बताया था, ये वाला। ठीक है, ये वीणा आप बोल सकते हो। ठीक है। तो वीणा, मृदगम और मैंडोलिन, ये जो यंत्र हैं, वाद्य यंत्र हैं, ये कर्नाटक संगीत में प्रयोग किए जाते हैं। और यंत्र की जो आवश्यकता है, जो प्रभाव है, वो समान रूप से होता है हिंदुस्तानी संगीत में।
जबकि कर्नाटिक संगीत में समान रूप से नहीं होता। यहाँ पर स्वर पर ज़्यादा ध्यान जाता है, स्वर के ऊपर। ठीक है, वाद्य के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। अगर राग की बात की जाए तो हिंदुस्तानी संगीत में 6 राग हैं और कर्नाटक संगीत में 72 72 राग हैं। समय, हिंदुस्तानी संगीत में समय का पालन करना पड़ता है। अगर आपको 1 घंटा है, 1 घंटे में वो ख़त्म करना है, जबकि कर्नाटक संगीत में ऐसा कुछ नहीं, वो समय के बाद भी चलता रहेगा। ठीक है, जब तक वो रचना पूरी नहीं हो जाती। भूभाग की अगर बात करिए वो कहाँ तक फैला हुआ था, तो ये उत्तर भारत में फैला हुआ था हिंदुस्तानी संगीत, और जो कर्नाटक है वो दक्षिण भारत में था। ओके, तो दोस्तों इतना ही है क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर, शास्त्रीय संगीत के ऊपर। जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे लोक संगीत। ओके, थैंक यू।